चैप्टर 64 तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। पिछले अध्याय में दक्ष की तलवार से तेज बिजली की किरणें निकली जो नवीन के ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन नवीन ने दक्ष के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद दक्ष ने अचानक अपना हमला बदल दिया और अपने मूनलाइट फेदर एजिलेट का उपयोग करते हुए वह गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भाग गया। गुफा से बाहर जाते समय दक्ष ने अपनी तलवार से अशरफ का गला काट दिया, जिससे अशरफ की मौत हो गई। जिसके बाद नवीन ने चिल्लाते हुए कहा कि वह दक्ष को कभी नहीं छोड़ेगा। इधर दक्ष गुफा से बाहर आ चुका था, किंतु वह भी घायल था, इसलिए उसने विशेष गोली निगल ली और वह तुरंत ठीक हो गया, जिससे वह हैरान रह गया। दक्ष ने कहा कि ये गोलियां वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। इसके बाद दक्ष ने अपने सामने दो पहाड़ देखे और फिर वह उन पहाड़ों की ओर चला गया। पहाड़ के अंदर जाकर दक्ष गर्म पानी के झरने के किनारे खड़ा हो गया। जब हिमांशी पानी की सतह पर आई और उसने दक्ष को अपने सामने देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने अपने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहां फिर से। हिमांशी की बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर उसने भी अपनी ठंडी आवाज में कहा, हाँ वास्तव में यह मैं ही हूं। शुद्ध ऊर्जा के स्तर के एक योद्धा से लड़ने के बाद अब दक्ष को इस बात का पूरा यकीन था कि वह अब हिमांशी से जीत सकता है। भले ही हिमांशी शिष्य रैंकिंग में बाहरी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक क्यों ना हो। अमनप्रीत दक्ष से अधिक मजबूत था, लेकिन दक्ष ने अमनप्रीत को भी मार डाला था। इस वजह से भी दक्ष को हिमांशी से लड़ने में आत्मविश्वास महसूस हुआ। इधर दक्ष की बात सुनकर हिमांशी के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए और उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत घटिया हैं। उनमें से कुछ पतित है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधना के मार्ग पर कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन उन सभी में केवल एक ही समानता है कि वह सभी गंदे और विकृत विचारों वाले लोग हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। यह कहते हुए हिमांशी उस गर्म पानी के झरने से जल्दी ही बाहर आ गई। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे और उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। इस समय वह अत्यंत आकर्षक लग रही थी। अगर यह दक्ष की पिछली दुनिया होती तो बहुत से लोग हिमांशी को ऐसे देखकर उसके दीवाने हो जाते और उसकी पूजा तक करने लग जाते। लेकिन यह वह दुनिया नहीं थी और यह वह पुराना दक्ष भी नहीं था। अब दक्ष का हृदय सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं था। इस समय हिमांशी को ऐसे देखकर भी उसे किसी भी प्रकार का आकर्षण महसूस नहीं हुआ। यह ऐसा था जैसे कि दक्ष का हृदय पत्थर का बन गया हो। इधर हिमांशी की बात सुनकर दक्ष ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके द्वारा मुझे एक घटिया व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा और मेरे सभी कार्यों को इसका फायदा उठाने के प्रयास के रूप में गिना जाएगा। यह कहते हुए दक्ष पूरी तरह से शांत लग रहा था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। दक्ष ने सोचा, अगर यह मुझे घटिया व्यक्ति समझती है तो लगता है कि मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। यह सोचते हुए दक्ष हिमांशी की ओर घूमने लगा और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ गई। इधर जब हिमांशी ने दक्ष के चेहरे पर बुरी मुस्कान देखी तब उसे महसूस हुआ कि दक्ष के इरादे बुरे थे। इस बात का एहसास होते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह पहले से ही दक्ष को अपने तीरों से मारने के लिए तैयार थी और अब वह स्वयं को रोक नहीं पाई। तुम वास्तव में परेशानी की तलाश में हो, अब मुझे हृदयहीन होने के लिए दोष मत दो, हिमांशी ने क्रोध भरे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद अगले ही पल हिमांशी ने अपना धनुष निकाला और उसमें तुरंत अपने तीर चढ़ाकर उससे दक्ष की ओर हमला कर दिया। जब दक्ष ने ये देखा तब उसने भी बिना देर किए तुरंत अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया और हिमांशी की दिशा में अपना मुक्का बढ़ा दिया, जिससे हवा में तेज और मजबूत वायु तरंगे बनने लगी। हिमांशी के तीर की आवाज हवा में सिटी के आवाज की तरह गूंज उठा। उसका तीर चमचमाती रोशनी से घिरा हुआ था और जब हिमांशी का तीर दक्ष की मजबूत वायु तरंगों से टकराया तब वहां पर एक छोटा सा विस्फोट हुआ और इसके बाद हिमांशी का तीर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर दक्ष ने कहा, जब हम आखिरी बार मिले थे तब से वह काफी मजबूत हो गई है। इस समय दक्ष ने महसूस किया कि हिमांशी की ताकत पहले की तुलना में थोड़ी बढ़ गई थी, क्योंकि दक्ष ने अपनी हैवी वेव पंच तकनीक में इस समय 90 क्रूर हाथियों के जितनी ताकत का उपयोग किया था, जिससे हिमांशी का तीर नष्ट हो जाना चाहिए था। किंतु वह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह केवल अवरुद्ध हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। इससे दक्ष को हिमांशी की ताकत में बदलाव का एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने वापस आने का साहस किया। तुम पहले से अधिक मजबूत हो गए हो। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे साथ घृणित चीज करने का प्रयास करने के लिए काफी मजबूत हो और तुम मुझसे जीत सकते हो? हिमांशी ने दक्ष की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा।
इसके तुरंत बाद हिमांशी ने अपनी तीर मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया, जिसने स्वचालित रूप से दक्ष को लक्षित किया। इसके बाद हिमांशी ने तीर निकाला और उसे अपने धनुष की डोरी पर रख दिया और फिर वह अपनी पूरी ताकत से धीरे धीरे धनुष की डोरी को खींचने लगी, जिससे दबा के कारण धनुष की डोरी के हिलने से आवाज आने लगी। जाओ, हिमांशी ने तेज आवाज में कहा। अगले पल हिमांशी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा छोड़ दी, जिससे तीर बहुत तेज गति से धनुष से छूट गई और वह दक्ष की ओर चली गई। इस तीर की ताकत हिमांशी के पिछले तीर की तुलना में बहुत अधिक थी। हिमांशी के तीर को अपनी ओर आते हुए देखकर दक्ष का चेहरा भी गंभीर हो गया, क्योंकि यह लड़ाई उसकी उम्मीद से कहीं अधिक कठिन थी। इसके तुरंत बाद दक्ष ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी ओर आने वाली तीर की तरफ अपने हैवी वेव पंच तकनीक से हमला किया, जिससे वहां तुरंत और भी मजबूत वायु तरंगे बनने लगी। अगले ही पल हिमांशी का तीर दक्ष के मजबूत वायु तरंगों से टकराने लगा, जिससे तीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन तीर के रुकने से पहले तीर दक्ष की मुट्ठी तक पहुंच गया और उससे टकरा गया, जिससे दक्ष को अपना हाथ थोड़ा सुन्ना होता महसूस हुआ। भले ही दक्ष के मुक्के से वह तीर रुका गया था, लेकिन इससे दक्ष को अभी भी अपनी मुट्ठी में उस तीर की शक्ति महसूस हो रही थी, जिससे दक्ष को उस तीर की शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें अपने तीर को दक्ष द्वारा अवरुद्ध करता देखकर हिमांशी ने अपनी भौहें चढ़ा दी। उसने कहा, उसने इतने कम समय में इतनी अधिक उन्नति कर ली है। इधर हिमांशी के तीर को रोकने के बाद दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़ाई में सिर्फ तुम ही हो जो हमला कर सकती हो? यह कहने के तुरंत बाद दक्ष ने अपने मूनलाइट फेदर एजिलेट का उपयोग किया और अविश्वसनीय गति से वह तुरंत हिमांशी की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर हिमांशी ने बिना देर के तुरंत दक्ष के ऊपर तीर चला दिए। इधर जब हिमांशी का तीर दक्ष को लगने ही वाला था, उसी समय अचानक तीर के सामने एक रोशनी चमकी और फिर अगले ही पल हिमांशी के तीर दो हिस्सों में बट गए। यह देखकर हिमांशी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और सदमे से दक्ष की ओर घूमने लगी। दक्ष ने बहुत तेजी से प्रगति की थी। उसने अविश्वसनीय गति से हिमांशी के पास आते हुए भी बीच हवा में हिमांशी के तीरों को काट दिया। दक्ष की गति और उसके तीरों को काटने की क्षमता बहुत तेज थी। हिमांशी ने दक्ष को अपनी तलवार निकलते हुए भी नहीं देखा था, उसने केवल उस क्षण को देखा था जब दक्ष ने अपनी तलवार वापस अपने म्यान में रखी थी। इधर अगले ही पल हिमांशी अपनी जगह से तुरंत पीछे हट गई और उसने अपने और दक्ष के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया। दक्ष से दूर हटते ही हिमांशी ने दोबारा अपने धनुष की प्रत्यंचा में 3 तीर चढ़ाए और एक साथ उसने तीनों तीरों से दक्ष पर हमला कर दिया। हिमांशी के इन तीनों तीरों में प्रत्येक तीर की ताकत 95 क्रूर हाथियों की ताकत से अधिक मजबूत थी। जब दक्ष ने अपनी ओर 3 तीरों को आते हुए देखा, तब उसने तुरंत दोबारा से अपनी तलवार निकाल ली। स्वीश, और फिर वह अपनी तलवार को तेजी से हवा में घुमाने लगा। दक्ष की तलवार की हर हरकत के साथ वातावरण में भयंकर गर्जना की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी तलवार से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा हिमांशी के चलाए गए तीनों तीर बीच हवा में ही अवरोध हो गए और वह दक्ष के करीब तक भी नहीं पहुंच सके। दक्ष के रोअरिंग थंडर कौशल और अपनी तलवार ऊर्जा के ज्ञान के साथ दक्ष की तलवार की ताकत अकेले ही हिमांशी के 3 तीरों के हमले की ताकत से अधिक मजबूत थी। यह कैसे संभव है? हिमांशी ने अपनी आंखों में सदमे के साथ यह दृश्य देखते हुए कहा। हिमांशी इस समय स्तब्ध होकर दक्ष को घूर रही थी। अपनी मौजूदा ताकत के स्तर से वह एक बार में केवल 3 तीरों को ही चला सकती थी। यह उसकी ताकत की पूर्ण अधिकतम सीमा थी। अगर वह एक साथ 3 की जगह 5 तीरों का उपयोग करती, तो उसके प्रत्येक तीरों की ताकत 95 क्रूर हाथियों की ताकत से घटकर 90 क्रूर हाथियों की ताकत के जितनी हो जाती। यह एक ऐसा हमला था जिसमें सामूहिक लड़ाई में उपयोग के लिए तीरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रत्येक तीर की शक्ति का बलिदान दिया जाता था। आमने सामने की लड़ाई में यह एक साथ 3 तीर चलाने की तुलना में केवल थोड़ी ही कम शक्ति प्रदर्शित करता था। हिमांशी ने दक्ष की ओर देखा और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके और दक्ष के बीच दूरी उतनी ही बनी रहे जितनी कि यह लड़ाई शुरू होने से पहले थी। इसके बाद हिमांशी ने अचानक दक्ष की ओर दोबारा से 3 तीर चलाए, लेकिन इस बार भी नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पहली बार इसका परिणाम हुआ था। दक्ष ने अपनी तलवार ऊर्जा के केवल एक ही वार से हिमांशी के तीनों तीरों को दोबारा से तोड़ दिया। इसके बाद इससे पहले कि हिमांशी दोबारा अपने धनुष पर तीर चढ़ा पाती, उसने अपने सामने कुछ अविश्वसनीय देखा। उसने देखा कि दक्ष की गति अचानक से और भी तेज हो गई और वह अपनी जगह से गायब होता प्रतीत हुआ।
इसके बाद इससे पहले कि हिमांशी कुछ समझ पाती, दक्ष पहले ही हिमांशी के सामने पहुंच चुका था और उसकी तलवार हिमांशी के गले की ओर इशारा कर रही थी, जिसका एहसास होते ही हिमांशी का चेहरा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और वह सदमे से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दक्ष की ओर देखने लगी। यह कैसे संभव है? तुम इतनी तेजी से मेरे पास कैसे पहुंच सकते हो? हिमांशी ने अपने हैरानी भरी आवाज में कहा। हिमांशी अपने प्रशिक्षण से बहुत संतुष्ट थी। उसे लगा था कि वह अपने आसपास के अन्य सभी शिष्यों में बेहद प्रतिभाशाली है। उसके प्रत्येक कौशल और ताकत में प्रतिदिन लगातार सुधार हुआ था। लेकिन इस समय दक्ष के हमले बहुत शक्तिशाली थे और वह दक्ष के एक भी हमले से खुद का बचाव नहीं कर सकी, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि दक्ष कितना मजबूत हो गया है। इस समय हिमांशी ने उस पल को याद किया जब दक्ष यहां पहली बार आया था। उस समय तक दक्ष हिमांशी के एक भी तीर का सामना करने में असमर्थ था। इसके बाद दूसरी बार उसकी मुलाकात स्टार्मी गार्ज में हुई, जहां दक्ष दोबारा से हिमांशी के द्वारा पराजित हुआ और अभी कुछ ही समय हुआ है कि दक्ष की ताकत इतनी अधिक बढ़ गई थी कि अब वह हिमांशी के 3 तीरों को एक ही बार में नष्ट करने और हिमांशी को हराने में सक्षम था, जिसके बारे में सोचकर ही हिमांशी को बहुत आश्चर्य महसूस हो रहा था। इसके बाद हिमांशी ने स्वयं को स्थिर किया और फिर उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? यह कहते हुए हिमांशी ने दक्ष के चेहरे की ओर देखा। इस समय दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जिसे देखकर ऐसा आभास हुआ कि दक्ष किसी बेकार चीज को देख रहा हो, जिसका इस्तेमाल करके फेंक दिया जा सकता है। जब हिमांशी को इस बात का एहसास हुआ तो उसका पूरा शरीर अचानक सिर से लेकर पैर तक डर से अकड़ गया। उसने अपने होठों को काट लिया और अपनी मुट्ठियों को जकड़ लिया। इस समय इधर दक्ष ने हिमांशी के ऊपर नजर डाली, जिसके कपड़े भीगे हुए थे। उसका शरीर उसके गीले कपड़ों से चिपका हुआ था, जो उसके शरीर को आकर्षक बना रहा था, जो किसी भी पुरुष को इच्छा के उन्माद में भेज सकती थी। यह देखकर दक्ष ने भावना से भरी एक आह निकाली। दक्ष ने कहा, यह लड़की वास्तव में असाधारण रूप से सुंदर है, लेकिन यह बहुत ही हिंसक और बहुत ही निर्दयी लड़की है। यह कहते हुए दक्ष ने हिमांशी के आकर्षक शरीर को देखा और निराशा में अपना सिर हिलाया। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर क्या करने वाला था दक्ष हिमांशी के साथ? क्या दक्ष हिमांशी को मार देगा या फिर उसे जाने देगा? क्या दक्ष अब साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।